साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपके इस सेशन के सारे एग्ज़ाम्स आपके निकल चुके हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपका मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपका सीएसआईआर का एग्ज़ाम होगा। जिस तरीके से अब साइकिल जो है वो नॉर्मल आ गई है, तो कहने का मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा और सबसे पहला जो एग्ज़ाम आपका होगा वो आपका सीएसआईआर होगा। ठीक है? तो अब हम उसके रिगार्डिंग तैयारी स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ये बात मैंने स्पष्ट रूप से कल के मैसेज में मैंने बता दिया था कि कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट नंबर गेनिंग टॉपिक हैं उनको हम बताएँगे। बाकी इसके अलावा कुछ बहुत सारे मैंने जब क्वेश्चन पेपर रिलीज़ होता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो 2022 और 2023 के कुछ क्वेश्चन्स को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। और डीबीटी जेआरएफ जैसा कि आप लोगों ने अगर फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि डीबीटी जेआरएफ 2023 में हमने कुछ ऐसी ही सीरीज स्टार्ट की थी जहां पे हम कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में उनका पोस्टमार्टम करते हुए उनकी स्टडी करते थे और वहां से आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाता था, कॉन्फिडेंस भी आता था और आपको मैं एक तरीका बताता था कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर को ट्रेस करने हैं। तो उसी क्रम में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका सीएसआईआर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैं कुछ पीवाईक्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये पीवाईक्यूज जो होंगे बेसिकली मैंने जो स्टार्ट करने का प्रयास किया है, मैं 2020 के पेपर से स्टार्ट करूंगा, फिर हम 2021, 22, 23 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और कोशिश रहेगी कि आपको 2019 तक का भी पेपर आपको मैं करा दूं। मतलब मान के चलिए 3-4 साल का पेपर जो है वो मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। तो अभी मैं यहाँ पर जो डिटेल में आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको, जो मैंने क्वेश्चंस अभी उठाए हुए हैं, वो आपका 2020 का सीएसआईआर का पेपर है जो कि आपका 21 नवंबर को कंडक्ट हुआ था, अगर आपको याद होगा। ठीक है? और मैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपके 4 नंबर में पूछा गया था कि एक आपका एन्फिसन प्रोटीन फोल्डिंग एक्सपेरिमेंट है। हालाँकि यहाँ पे एक चीज़ समझते हुए जाइएगा जो कि मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि प्रोटीन फोल्डिंग का मेरा ऑलरेडी जो वीडियो है वो आपका मेरा अपलोडेड है। वहाँ पे मैंने एक सीएसआईआर का क्वेश्चन भी था जहाँ पे वो जिस तरीके से फ्री एनर्जी वगैरह के टर्म्स में लेके सीधा लेलिंजर के डायग्राम को कोट करते हुए एक क्वेश्चन आपका 2019 या 18 के आसपास आया था, उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। और किस तरीके से आपकी डिटेल प्रोटीन फोल्डिंग की मैकेनिज्म होती है वो ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है और शायद वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया भी था। बट फिर भी अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आया है और यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि किस कितना ज़रूरी है किसी ऑथेंटिक बुक को पढ़ना, ठीक है? शॉर्टकट्स तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एक आपके मेन बुक है, मतलब जो सीएसआईआर का पेपर जो बनाते हैं, वो ऑथेंटिक बुक से ही क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे इसको बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पे एक एफिन्सन प्रोटीन एक्सपेरिमेंट से ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम यहाँ पे इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं कि जब प्रोटीन फोल्डिंग की स्टडी की जा रही थी तो वहाँ पे क्या मोटा-मोटा था। ये जो पूरा मैं आपको एक्सप्लेनेशन है, ये आपका स्ट्रायर बुक का है जो कि बायोकेमिस्ट्री की बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है? तो मैंने स्ट्रायर का एक्सप्लेनेशन उठाया है, हालाँकि आपको लेलिंजर में भी मिल जाएगा, बट लेलिंजर में बस एक पॉइंट वहाँ पे नहीं दिया गया है जो मैं यहाँ पे हाइलाइट करूँगा। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन डिटरमाइन इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक हमें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर है कि कैसे 3 डायमेंशनल जो एंजाइम्स या प्रोटीन के जो 3D स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पर वो अपने एक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो कैसे अचीव होता है। तो इस बात को समझाने के लिए क्रिश्चियन एनफिंसन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1950 में इन्होंने एंजाइम किस पर काम किया? राइबो न्यूक्लियस पर काम किया था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम में आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इन्होंने किस एंजाइम्स पर काम किया था, तो इन्होंने राइबोन्यूक्लियस पे काम किया था और इन्होंने रिवील्ड किया द रिलेशन बिटवीन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन और उस कन्फर्मेशन। अब थोड़ा-सा यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए कि राइबोन्यूक्लियस होता क्या है, तो ये आपका एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है, चेन होती है जिसमें आपके 124 अमाइनो एसिड होते हैं और यहाँ पे 4 डाइसल्फाइड का लिंकेज पाया जाता है। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइबोन्यूक्लियस में आपका डाइसल्फाइड का लिंकेज मौजूद है। डाइसल्फाइड का लिंकेज आपने थोड़ी-सी भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये आपके सिस्टीन सिस्टीन के बीच में है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ये बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे डाइसल्फाइड है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है? तो ये आपका हो जाता है। अब एफिन्सन ने क्या किया? प्लान वाज़ टू डिस्ट्रॉय द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए एंजाइम एंड टू द डिटरमाइन व्हाट कंडीशन वर रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द स्ट्रक्चर। तो एफिन्सन के दिमाग में ये आया कि ऐसा करते हैं कि इस एंजाइम को डीनेचर कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये वापस से रिस्टोर हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है?
आप इस बात को समझिएगा, प्रोटीन डीनेचर एजेंट के लिए जब भी आपको मैंने वेस्टर्न ब्लॉट मैंने खुद पढ़ाया है आपको, मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है, प्रोटीन फोल्डिंग में भी मैंने आपको बताया है कि जब भी हम एजेंट का यूज करते हैं उसमें मैं आपका यूरिया यूज करता हूं या गोनेडियम क्लोराइड, ये आपको मिल जाएगा, लेलिंजर में भी मिल जाएगा, और किसी भी अगर आप शॉर्टकट वाली बुक को भी फॉलो करते हैं वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये दो केमिकल का नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे नेक्स्ट टाइम पूछता है कि आप कौन से केमिकल का यूज करेंगे प्रोटीन को मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डीनेचर करने के लिए, तो हम वहां पे यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि हाई टेम्परेचर से भी कर सकते हैं, बट अगर हमें केमिकल से करना होगा तो हम वहां पर बेटा क्या इस्तेमाल करेंगे, यूरिया इस्तेमाल करेंगे और ग्वानिडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। और ये करते क्या है, प्रोटीन के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और ये मैंने आपको एक एक्सक्लूसिवली कॉन्सेप्ट देकर रखा है कि जितने भी आपके सिस्टम में होता है, चाहे आप कोई भी बॉन्डिंग आप देख लीजिए, टेक्निकली हम जो पढ़ते हैं उसमें हम यही समझते हैं कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। लेकिन एक बात जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है कि सिस्टम जो हमारा होता है बेटा, वो इस बात को फॉलो करता है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ठीक है, ये आपने कहावत सुनी होगी, बूंद से क्या होता है, बूंद बूंद से घड़ा जो होता है वो भरता है, इस तरीके की कहानी आपने पढ़ी होगी या सुना होगा। तो सिस्टम क्या करता है, इन्हीं चीज को फॉलो करता है कि मान लीजिए कि हम एक कोवेलेंट बॉन्ड के लाने की जगह अगर हम छोटे छोटे 100 नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को बना लें तो उनकी एनर्जी कंपेटिवली वन कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा होगी। तो इसी वजह से जो सिस्टम होता है वो हमेशा, आप किसी भी चीजों में अगर आप पढ़ेंगे, चाहे वो एंटीजन एंटीबॉडी का रिलेशन हो, एंजाइम या प्रोटीन का, एंजाइम या कैटालिस्ट वाली जब आप कहानी पढ़ते हैं, हर जगह आपको क्या मिलेगा, आपको नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अब एक आध परसेंट में धोखा खा जाओगे तो अलग बात है, बट 95% केस में सिस्टम जो होता है वो हमेशा क्या करता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है। समझ में आ गई बात? तो यानी कि जो यूरिया है आपका और ये आपका जो ग्वानिडियम क्लोराइड है, ये क्या करेगा, ये डिस्टर्ब करेगा आपके, किसको डिस्टर्ब करेगा बेटा, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन को डिस्टर्ब करेगा। ऑल्दो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज एजेंट जो है वो अंडरस्टूड नहीं है कि क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, बाकी इन्होंने जो देखा है, कंप्यूटर स्टिमुलेशन सजेस्टेड दैट दे रिप्लेस द वाटर एज द मॉलिक्यूल सॉल्वेटिंग द प्रोटीन एंड देन एबल टू डिस्टर्ब द वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन को क्या करता है, ये आपके स्टेबलाइज द प्रोटीन स्ट्रक्चर। मतलब जो आपका वॉन्डर वॉल्स इंस्ट्रक्शन, अगर आप नॉन कोवेलेंट पे जाते हैं तो प्रोटीन में वॉन्डर वॉल्स होते हैं और भी दुनिया भर के इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो थोड़ा बहुत जो समझा गया है उसमें यही समझा गया है कि ये वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। द डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आपको इस स्ट्रक्चर में ब्रेक करना होगा, तो उसको हम क्लीव्ड करेंगे रिवर्सली बाय रिड्यूस कर देंगे इनको विथ रिएजेंट जो होता है, ये आपका बीटा मरकेप्टोइथेनॉल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा याद रखिएगा, ये आपको वेस्टर्न ब्लॉट के समय भी मैंने बताया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो डाइसल्फाइड लिंकेज को क्या करता है, ब्रेक करता है, इसको हम बीटा मरकेप्टोइथेनॉल कहते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज एक्सेस ऑफ बीटा मरकेप्टोइथेनॉल, डाइसल्फाइड जो होते हैं जिसमें आपका सिस्टीन हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग जो आपके अमाइनो एसिड होते हैं, यहीं पर समझ लीजिएगा आपके दो अमाइनो एसिड हैं, एक आपका सिस्टीन है और एक आपका मेथियोनीन होता है बेटा। लेकिन मेथियोनीन कभी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के बनाने में मेजर रोल प्ले नहीं करता है जितना आपका सिस्टीन करता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, मेथियोनीन डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये आपके जो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपका फुली कन्वर्टेड हो जाता है सिस्टीन्स के फॉर्म में, ये क्या हो जाते हैं, सल्फेड्रिल ग्रुप के फॉर्म में आ जाते हैं। बाकी इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना है। यूरिया का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ग्वानिडियम क्लोराइड जो होता है ये इसका स्ट्रक्चर है, बाकी स्ट्रक्चर बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इन पूरी स्टोरी से आपको ये ध्यान रखना है कि अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन जो होते हैं किस तरीके से अपने 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड होते हैं। उस बात को समझने के लिए किसने एक्सपेरिमेंट किया, क्रिश्चियन एडविंसन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया 1950 में किया। किस पर किया, राइबो न्यूक्लियस पर किया। ये क्या है, आपका सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, 124 अमाइनो एसिड का ये प्रोटीन है जिसमें 4 डाइसल्फाइड लिंकेज है। अब चूंकि इसमें मुझे प्रोटीन को डीनेचर करना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, केमिकली यूज किया तो इन्होंने यूरिया का इस्तेमाल किया और गोनिडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया। और अगर मुझे डाइसल्फाइड लिंकेज को बेटा ब्रेक करना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, मैं बीटा मरकेप्टोइथेनॉल का इस्तेमाल करूंगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई यहाँ पे बहुत ही मतलब ऐसी कोई रॉकेट वाली चीज नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से और दिखाया गया है, सुंदर फिगर है कि रोल ऑफ द बीटा मरकेप्टोइथेनॉल कैसे ये रिड्यूस करता है आपके डाइसल्फाइड लिंकेज को। तो मान के चलिए ये आपका प्रोटीन है जिसमें आपका सल्फाइड लिंकेज है,
जब आपने बीटा मरकप्टो इथेनॉल डाला तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये डाइसल्फाइड आपके लिए इंटरेक्शन जो होता है ये आपका ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है वो आपका अटैच हो जाएगा। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं जानना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे मैं बढ़ता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका बीटा मरकप्टो इथेनॉल है। नोट दैट एज द डाइसल्फाइड जो होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं, बीटा मरकप्टोनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये अपना डाइमर बना लेता है। ठीक है, तो बीटा मरकप्टो इथेनॉल आपस में जुड़ के ये अपना डाइमर बना लेते हैं और जो आपका प्रोटीन होता है वो आपका एसएच ग्रुप के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। कहानी समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पॉलीपेप्टाइड चेन डिवाइड ऑफ क्रॉस लिंक एज्यूम्स अ रैंडम कॉइल कन्फर्मेशन बनाते हैं इन द 8 मोलर यूरिया या 6 मोलर गुआनिडियम क्लोराइड उन्होंने लिया। When the ribonuclease was treated with beta mercaptoethanol, the product was a fully reduced हो जाता है। randomly coiled polypeptide आपको मिलेगा जिसमें एंजाइम एक्टिविटी नहीं होगी। When a protein is converted into a randomly coiled peptide without its normal activity, इसको हम क्या कहते हैं, डीनेचर कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको केवल इतना याद रखना है कि आपने 8 मोलर यूरिया या 6 मोलर आपने गुआनिडियम क्लोराइड को यूज किया, जिससे क्या होगा, आपका प्रोटीन जो था उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो थी वो खत्म हो गई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि जो आपका डीनेचर्ड राइबोन्यूक्लियेज था, अगर मैं उसको फ्रीड ऑफ यूरिया और बीटा मरकप्टोइथेनॉल बाय डायलिसिस, अगर मैं इसको डीनेचर करने के बाद अगर मैं इसको वापस से हटा लेता हूं, तो ये स्लोली रीगेन्ड, यही कहानी थी कि जैसे ही हमने पहले तो यूरिया दे दिया सिस्टम में, अगर हम सिस्टम से यूरिया और आपका डाइसल्फाइड लिंकेज को अगर मैं हटा देता हूं, तो ये स्लोली अपनी रीगेन कर लेती हैं अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। समझ रहे हैं। अब ये देख सकते हैं आप, ये नेटिव राइबोन्यूक्लियेज था। जब मैंने इसमें 8 मोलर यूरिया और बीटा मरकप्टोइथेनॉल डाला तो ये आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में आपको देखने को मिल गया। ये आपका बहुत ही क्वाइल्ड फॉर्म में था, अब ये आपका सिंगल, मतलब कह सकते हैं कि डिनेचर्ड होके एक आपका लीनियर फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। ही इमीडिएटली परसीव्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चांस फाइंडिंग, द सल्फ हाइड्रोलिक ग्रुप ऑफ द डीनेचर्ड एंजाइम बिकम ऑक्सीडाइज्ड बाय द एयर। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो आपके डीनेचर्ड प्रोटीन थे, जब इन्होंने वापस से उसको ठीक कराया, तो चूंकि यहाँ पर उन्होंने जब वापस से उन्होंने इसको नॉर्मल कंडीशन दिया तो यूरिया हटा लिया, और जो मरकप्टो इथेनॉल वाला काम था वो किसने काम किया, वो एयर ने काम किया। ठीक है, एयर मतलब हवा के द्वारा ऑक्सीडाइज होके क्या हुआ, एंजाइम जो था वो आपका स्पॉन्टेनियसली रिफोल्ड हो गया, इनटू अ कैटालिटिकली एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब जब इन्होंने इसकी डिटेल स्टडी किया तो नियरली ऑल द ओरिजिनल एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो था वो रिगेन था इफ द सल्फाइडल ग्रुप वर ऑक्सीडाइज अंडर सुटेबल कंडीशन में। अगर वहां पे डाइसल्फाइड लिंकेज जुड़ जाए तो ये प्रोटीन जो होगा ये वापस से अपने तरीके से आ जाएगा। बस इसी बात को इस पूरे में बताया गया है। ऑल द मेजर्ड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रिफोल्डेड एंजाइम आर वर्चुअली आइडेंटिकल थे। These experiments showed that the information needed to specify the catalytic active structure of ribonuclease is contained in its amino acid sequence। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से ये बात भी आपकी प्रूफ होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी मैं हाईलाइट कर देता हूं कि जो आपके प्रोटीन कन्फर्मेशन के लिए किस तरीके से उसको फोल्ड होना है या रीफोल्ड होना है, वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में वो इंफॉर्मेशन है। बस समझ रहे हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एफिन्सन के एक्सपेरिमेंट से एक बात और क्या हमें पता चली, तो ये एक्सपेरिमेंट हमको ये बताता है कि प्रोटीन को कैसे फोल्ड होना है, कैसे अनफोल्ड होना है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में दिया गया है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस स्पेसिफिक कंफर्मेशन बोल सकते हैं। द डिपेंडेंस ऑफ द कंफर्मेशन ऑन सीक्वेंस इज स्पेशली सिग्निफिकेंट होता है बिकॉज ऑफ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द कंफर्मेशन एंड द फंक्शन। अब चूंकि यहाँ पे एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था कि थोड़ा सा जब इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट देखा, एक क्वाइट डिफरेंट रिजल्ट वाज ऑब्टेन व्हेन रिड्यूस, जो आपका राइबोन्यूक्लियस अब आपको मिला है, जब आपको रीऑक्सीडाइज किया है, अगर उसमें केवल यूरिया है, तब क्या हुआ है कि जो आपका एंजाइम अब आपका बना है उसमें केवल 1% एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपको देखने को मिली। क्यों नहीं देखने को मिली, क्यों, क्योंकि जो रीजन था कि आपका स्ट्रॉन्ग डाइसल्फाइड बॉन्ड हुआ। आपने मतलब सपोज दैट, बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आपने 8 मोलर यूरिया डाला, बीटा मरकप्टोइथेनॉल डाला, ये डीनेचर्ड हो गया। अब वापस से आपने क्या किया, आपने यूरिया को हटा दिया। ठीक है, ये जो प्रोटीन था ये वापस से इसी फोल्डिंग कंडीशन में आ गई, लेकिन आपने मरकप्टोइथेनॉल डाला नहीं है। मरकप्टोइथेनॉल का काम जो ऑक्सीडाइजिंग एयर थी उन्होंने किया, जिसके मदद से यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो गया बेटा, लेकिन वो जो फॉर्मेशन था वो रॉन्ग था। इसी वजह से जब आपका एंजाइम ये बना है, इसमें जो एंजाइमेटिक जो आपका एक्टिव है, ये केवल 1% एक्टिव कंडीशन में है। मतलब ये फुली एक्टिव आपका एंजाइम नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि इसमें जो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो गलत पोजीशन पे हुआ है। इसको भी हम आगे फिगर के माध्यम से समझेंगे। अब होता क्या है कि यहाँ पे
105 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अगर आपको 8 सिस्टीन रेसिड्यू मतलब मॉलिक्यूल से अगर आपको 4 डाइसल्फाइड लिंकेज बनाना है तो 105 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ओनली वन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज एंजाइमेटिकली एक्टिव। इसमें से केवल एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है जो एंजाइमेटिकली एक्टिव है। 104 जो है वो रॉन्ग पेयरिंग होती है जिसको हम स्क्रैम्बल्ड राइबोन्यूक्लियेज बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका गलत डाइसल्फाइड से जो आपका प्रोटीन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रैम्बल्ड बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझते जाइएगा। एफिन्सन फाउंड दैट स्क्रैम्बल्ड राइबोन्यूक्लियेज स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टेड इनटू फुली एक्टिव नेटिव राइबोन्यूक्लियस व्हेन ट्रेस अमाउंट ऑफ बीटा मर्केप्टोइथेनॉल यहाँ पे ऐड किया गया है इस प्रोटीन के सोल्यूशन में। अब समझ में आ रही है बात? The added beta mercaptoethanol catalyze the rearrangement of disulfide pairing until the native structure जब तक आपका बन नहीं जाता है, लगभग 10 घंटे में ये कहानी आपको फुलफिल हो जाती है। This process was driven by the decrease in the free energy as the scrambled conformation were converted into the stable conformation में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहानी थी जो कि आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया है। ठीक है, सिमिलर रिफोल्डिंग एक्सपेरिमेंट है भी परफॉर्म और मैनी अदर प्रोटीन्स पर भी किया गया और कुल मिला के यहाँ पर जो आपको मतलब ओवरऑल जो आपको स्टोरी देखने को मिली है वो यही देखने को मिली है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस में होता है। अनफोल्डिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली बिकम टैंगल्ड अप विद वन अनदर टू फॉर्म एग्रीगेट्स भी बनाते हैं इनसाइड सेल। प्रोटीन कार्ड सैपेरॉन्स वगैरह होते हैं ब्लॉक सच इलिसिट इंटरेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि प्रोटीन्स आपस में ही गलत फोल्डिंग, ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर शैपरॉन अगर आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं होगा तो मैं ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी मैकेनिज्म होती है। जब प्रोटीन फोल्डिंग का चैप्टर मेरा पढ़ोगे तो वहां पे मिल जाएगा। तो सैपरॉन जो होते हैं ये असिस्ट करते हैं, मतलब एक अच्छी तरीके से फोल्डिंग हो सके उसमें योगदान प्रदान करते हैं या देखते हैं कि कहीं प्रोटीन आपकी रॉन्ग फोल्डिंग ना कर जाए। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रोटीन फोल्डिंग में आपने सैपरॉन का भी नाम सुना होगा, क्योंकि आपको पता है ना अगर मिस फोल्डिंग हो जाएगी तो कौन सी डिजीज होगी? बताओ, क्या मिस फोल्डिंग होना क्या बहुत अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है भैया। मिस फोल्डिंग हो जाएगा तो आपका प्रियॉन्स वाली कहानी आ जाएगी, मिस फोल्डिंग हो जाएगा तो आपका एल्जीमर वाली कहानी आ जाएगी। समझ रहे हो? तो ये दो डिसऑर्डर तो आपको याद ही रखने हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। बाकी यहाँ पर जो आपको फिगर यहाँ पे मेंशन है आप देख सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड राइबोन्यूक्लियेज है। अगर आपसे पूछेगा कि बेटा स्क्रैम्बल्ड राइबोन्यूक्लियेज हम किसे कहेंगे, तो स्क्रैम्बल्ड राइबोन्यूक्लियेज हम उसे कहेंगे जिसमें डाइसल्फाइड लिंकेज तो बना होगा लेकिन गलत पोजीशन पे बना होगा। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका नेटिव राइबोन्यूक्लियेज था उसमें जो डाइसल्फाइड बनेगा वो 26 और 84 पोजीशन पे बनेगा। यहाँ पर क्या बनाया गया है, 26 और 40 पोजीशन पे है। तो ये सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो गलत पोजीशन पे बने हैं। और जब इनको सही पोजीशन पे कब आया, जब आपने इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ द बीटा मर्केप्टो इथेनॉल जो था वो आपने यहाँ पर ऐड किया है बेटा। तो ये कहानी आपकी हो गई है। बस यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएशन है, अगर आप लेलिंजर पढ़ेंगे तो वहां पर कहानी जो है वो पहले स्टेप में कंफर्म कर दी गई है कि जैसे उन्होंने यूरिया और मर्केप्टो इथेनॉल बनाया, मतलब हटाया, उसके बाद प्रोटीन जो थी वो अपने रिकन्फर्मेशन स्टेज में आ गई थी। बट एक्चुअल में हुआ क्या था कि थोड़ा सा वो स्क्रैम्बल्ड राइबोन्यूक्लियस था जिसके बाद उन्होंने ट्रेस अमाउंट ऑफ द बीटा मर्केप्टो इथेनॉल वहां पे उनको ऐड करना पड़ा। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था जो मैंने यहाँ पे प्रोटीन फोल्डिंग आपकी कंप्लीट कर दी है। क्योंकि प्रोटीन फोल्डिंग का मेरे ही कंटेंट में जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें कोई बहुत दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन जो आपका सीएसआईआर ने पूछा है, समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन अब आप देख सकते हैं कहाँ से डराइव्ड हुआ है, एग्जैक्ट लैंग्वेज कहाँ की है। स्ट्रायर बुक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। इन द क्लासिकल एफिन्सन प्रोटीन फोल्डिंग एक्सपेरिमेंट द एंजाइमेटिकली एक्टिव राइबोन्यूक्लियस इज ट्रीटेड विद बीटा मर्केप्टोइथेनॉल और 8 मोलर यूरिया, फॉलोइंग विच द प्रिपरेशन वाज। अब ये 4 स्टेप दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल लीड टू रिगेनिंग द फुली एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ राइबोन्यूक्लियस। कहने का मतलब है कि आपका ये राइबोन्यूक्लियस था, ठीक है, इसको हमने यूरिया और बीटा मर्केप्टोइथेनॉल से इसको डीनेचर्ड कर दिया गया है। अब मैं क्या करूं कि ये मुझे रीनेचर कंडीशन में, मुझे पुनः उस कंडीशन में मुझे देखने को मिल जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे हटाना होगा बीटा मर्केप्टोइथेनॉल और 8 मोलर यूरिया, यानी डायलाइज करना होगा टू रिमूव द बीटा मर्केप्टोइथेनॉल एंड 8 मोलर यूरिया। ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पे गलत कर सकते हैं। ऑप्शन भी इन्होंने बहुत अच्छा सेट किया है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लेरेंजर पढ़ के जाएंगे तो वहां पे 6th एडिशन में केवल और केवल यहीं पर लाके एक्सपेरिमेंट को रोक दिया है। उन्होंने ये नहीं बताया है कि थोड़ा सा आपको बीटा मर्केप्टो इथेनॉल और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ा-सा इन्होंने खेल किया है, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आपने प्रोटीन फोल्डिंग, सपोज़ दैट अगर आपने प्रोटीन फोल्डिंग अगर आपने एक बार लैलिंजर से पढ़ा है, तो एक बार ज़रूर उसको दूसरी बुक लॉडिश या व्हाइट एंड व्हाइट जब आप रिवीजन करने बैठो बेटा, मतलब लास्ट मोमेंट का रिवीजन तो आप जहाँ से नोट्स बनाए हैं वहीं से करेंगे। लेकिन मान लो अगर आपने एक बार इसको लैलिंजर से पढ़ा है, तो दूसरी बार इसको व्हाइट एंड व्हाइट से उठा के देखिए ना, प्रोटीन, एंजाइम ये थोड़े ना बदल जाएगा। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, हो सकता है 2 बातें वॉट साहब ने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया हो, लॉडिस साहब ने, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ए अलोन बहुत सारे बच्चों ने टिक किया था, जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे ट्रेस अमाउंट ऑफ बीटा मर्केप्टो इथेनॉल भी मुझे ऐड करना होगा। तो यानी कि ए फॉलोड बाई सी, ये आपका जो होगा वो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक था, जो हमने इसका कह सकते हैं कि लगभग लगभग मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया है। आपको इसके बारे में आसानी से सारी चीजें पता चल गई। बाकी जो मुझे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 2 बातें आप याद रखिएगा। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे सीख कर जाना है कि एफिन्सन एक्सपेरिमेंट किस चीज पर हुआ। मैं बहुत जल्दी-जल्दी इसको मैं लाल कलम से हाइलाइट कर देता हूँ। एफिन्सन एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया? राइबोन्यूक्लियस पे याद रखना है। राइबोन्यूक्लियस आपका सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। डाइसल्फाइड मेरा सिस्टीन के बीच में बनता है, मेथियोनीन के बीच में नहीं बनता है, ये मैं याद रखूंगा। इसके बाद केमिकली मुझे जब प्रोटीन को डीनेचर करना होगा, तो मैं यूरिया लूंगा या गोनेडियम क्लोराइड लूंगा। ये क्या करते हैं? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं, बेसिकली वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन को तोड़ते हैं। ये मुझे पता चल गया। बीटा मरकेप्टोथेनॉल डाइसल्फाइड को मतलब ब्रेक करने का कार्य करेगा। इसके बाद इस पूरी एक्टिविटी में हुआ क्या कि जैसे ही मैंने यूरिया और बीटा मरकेप्टोथेनॉल को हटाया, प्रोटीन्स जो थे वो आपके नॉर्मल कन्फर्मेशन में आ गए। हालांकि उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये डाइसल्फाइड जो लिंकेज बना वो मेरा कैसा बना, वो मेरा स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में बना, वो सही से नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जो आपके प्रोटीन के में जो डाइसल्फाइड का लिंकेज था वो गलत पोजीशन पे बाइंड हो गया। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए मुझे वापस से इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ बीटा मरकेप्टो इथेनॉल यहाँ पे डालना पड़ा, जिससे क्या हुआ कि जो आपके प्रोटीन में जो आपके डाइसल्फाइड लिंकेज थे वो वापस से आपके सही पोजीशन पे आपको देखने को मिल गए। तो ये आपका ये पूरी कहानी थी। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं? एफिन्सन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और प्रोटीन फोल्डिंग में भी हमको सर ने पढ़ा के रखा है, जहां पे हमने मॉलिक्यूलर चैपरॉन की भी दिक्कत देखते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर चैपरॉन जो होते हैं वो असिस्ट करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि प्रोटीन की फोल्डिंग सही तरीके से हो जाए। ठीक है, इसमें अगर नहीं प्रोटीन की फोल्डिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया या क्यों इतनी कहानी पड़ी? क्योंकि अगर प्रोटीन की बेटा मिसफोल्डिंग हो जाएगी, तो जो डिजीज आपको देखने को मिलती है वो आपको मेजरली आपको एल्जाइमर आपको देखने को मिलेगा, और या फिर आपको प्रियॉन्स देखने को मिलेगा। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पे और लगा हुआ है, जो कि इसी सीएसआईआर में 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एंजाइम्स के चैप्टर में बता रखा है, और नहीं पढ़ा है तो जान लो। बस 2 इन्फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर आपके जेब में आ जाएगा। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि कभी भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, केमिस्ट्री में अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, तो वहां पे एक एंट्रोपी वर्ड आता है जिसको हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, और एक आपका डेल्टा जी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो किसी भी रिएक्शन को बेटा, ये चार्ट में बना दे रहा हूं, इसको याद रखना। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः होने के लिए क्या होना चाहिए। तो जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है बेटा, तो डेल्टा एस जो होगा वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी जो होता है वो आपका निगेटिव होता है। बस इसी का उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, डेल्टा एस यानी एंट्रोपी जो होती है वो आपकी बढ़नी चाहिए, और जी जो होता है वो आपका माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली इफ द डेल्टा जी जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि डेल्टा जी जो होता है वो मेरा नेगेटिव होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट मेरा सही हो जाएगा। मुझसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। सीएसआईआर के सेक्शन सी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा यही अच्छा तरीका है कि आपको करना क्या है कि आपको यही चीज आपको देखनी है कि ए का, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ए जो है वो करेक्ट है, तो यानी कि जहां जहां ए नहीं है उसको आप हटाते जाइए। तो यानी कि बी और सी कैंसिल हो गया, बी और डी कैंसिल हो गया। अब ए के कॉम्बिनेशन में आपको सी या डी देखना है। अब बी से तो कोई मतलब ही नहीं है, बी वैसे भी कैंसिल हो गया है। अब देखिए, डेल्टा जी प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, या डेल्टा जी जो होता है वो आपके रेट ऑफ द रिएक्शन को बताता है। तो ये आपका गलत है। डेल्टा जी जो होता है बेटा वो हमें रिएक्शन के बारे में नहीं बताता है। अब अगर आप सोचोगे, अगर आपने मोटी बुद्धि भी लगा के देखोगे ना, अगर आपको डेल्टा जी ने, सपोज दैट अगर आपको डेल्टा जी ने स्पॉन्टेनियस के बारे में बता दिया है, तो वो आपको रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में कैसे बताएगा?
समझ रहे हो बात? तो यानी कि ये बात जो है ये आपकी ट्रू है, समझ रहे हैं? तो किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर को ट्रेस करना है, वो आप बेसिक यहाँ पे केमिस्ट्री लगा के भी आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका ए और सी हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा। तो इस तरीके से ये आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका इस तरीके से निकल कर आ जाएगा कि डेल्टा जी जो होता है वो रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में हमें कुछ नहीं बताता है। तो ये दो क्वेश्चंस को हमने समझ लिया है, बाकी और भी ऐसे क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को हम समेटते हुए जाएंगे। एक नोट्स प्रॉपर बनाते जाइएगा, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई जा रही है उनको लिखते जाइएगा, ठीक है। और दूसरे एग्जाम में किस तरीके से ये आपको मिलेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बायोलॉजी कहीं नहीं बदलती है, जो मेरा एक विशेष मेरा विश्वास रहा है, ठीक है। तो आपको उसी के रिगार्डिंग कार्य करना होगा। बाकी कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी